नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपके लिए नित नए नए प्रयोग मैं करता रहता हूं और उसी कड़ी में आज आपसे एक अभ्यारण्य पे चर्चा करने जा रहा हूं। वैसे तो आप इसके बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में किस तरीके के क्वेश्चन इस अभ्यारण्य पर पूछे जाते हैं, यह लेकर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आइए चर्चा करते हैं। केवलादेव या घना पक्षी विहार, घने वन के कारण ही तो इसका नाम घना पड़ा है। और ये है कहां पर, आप सभी जानते हैं कि भरतपुर में स्थित है। जब आप भरतपुर आगरा की तरफ जाते हैं तो जैसे ही भरतपुर में एंटर करते हैं तो दाएं हाथ की तरफ केवलादेव या घना पक्षी विहार आपको नजर आता है। तो भरतपुर में स्थित है केवलादेव या घना पक्षी विहार और इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था 1956 में। देखिए, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय अभ्यारण्य दोनों में अंतर होता है, अतः इसे 1956 में अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा गया था 1981 में। 1981 में इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया और ये तो हमारे राजस्थान की ही नहीं, विश्व की धरोहर है। इसे 1985 में यूनेस्को द्वारा मूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है, क्योंकि मूर्त की भी 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है सांस्कृतिक, एक होती है प्राकृतिक, एक होती है मिश्रित। तो इसे प्राकृतिक श्रेणी में, क्योंकि अभ्यारण्य तो प्राकृतिक में ही आते हैं, 1985 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यानी राजस्थान की सबसे पहली कोई धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुई है तो वो कोई और नहीं है, वह हमारा केवलादेव या घना पक्षी विहार है। अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान का यह सबसे छोटा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल है 28.73 वर्ग किलोमीटर। मात्र 29 से भी कम वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, लेकिन यह जाना जाता है पक्षियों के लिए। अतः राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय अभ्यारण्य वह केवलादेव या घना पक्षी विहार है। अगर बात करें रामसर साइट या वेटलैंड या नम भूमिगत क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां किसी जमाने में खतरनाक पानी हुआ करता था, लेकिन आज या तो पानी वहां सूख गया है या है तो बहुत ज्यादा खारा है, काम का नहीं है, ऐसे वेटलैंड या नम भूमिगत क्षेत्र आते हैं। रामसर ईरान में सम्मेलन हुआ था, उस सूची में इसे भी शामिल किया गया है। 1981 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में हमने इस क्वेश्चन को बार बार आते देखा है कि केवलादेव को रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया। तो 1981 में इसे रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया। 1981 में ही राष्ट्रीय अभ्यारण्य, दोनों को फैक्ट को साथ याद रखिए, 81 में ही राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया और 81 में ही इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। वर्ल्ड हेरिटेज में 1985 में शामिल किया गया, तो अभ्यारण्य का दर्जा तो आपने पढ़ा 1956 में दिया गया। अब अगर इस अभ्यारण्य के बारे में और बातों को जाने तो और बातें इस प्रकार हैं। इस अभ्यारण्य में 200 से भी अधिक प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं, तभी तो इसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली में तभी तो ये जाना जाता है। और यहां पर एक लाल गर्दन वाला तोता पाया जाता है। इस अभ्यारण्य की खासियतों में अगर बात हो तो लाल गर्दन वाला तोता इस अभ्यारण्य में देखा जा सकता है। तो इस अभ्यारण्य में एक जगह है जिसका नाम पाइथन पॉइंट है। पाइथन अजगर को कहते हैं, अतः जहां पर अजगर भी देखे जा सकते हैं। तो ये इस अभ्यारण्य की कुछ खासियत है जो आपने देखा, एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली। और अगर इस अभ्यारण्य के बारे में हम जाने तो और फैक्ट हमारे सामने हैं। यहां पर इस अभ्यारण्य को जाना ही साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता रहा है। तो साइबेरियन क्रेन से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न इस अभ्यारण्य पर बनते हैं। इस अभ्यारण्य में साइबेरियन सारस आया करते थे, आज यहां से रूठ गए हैं। रूठने का कारण पानी की कमी है। अक्टूबर नवंबर यानी सर्दियों में आते थे और मार्च अप्रैल यानी गर्मियों में वापस चले जाते थे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, थोड़ी देर ठहरोगे फिर अपने घर चले जाओगे।
माइग्रेटिंग बर्ड्स यहाँ आते, बच्चे पैदा करते और वापस अपने साथ अपने बच्चे परिवार के साथ वापस साइबेरिया चले जाते। तो ये अभ्यारण्य बहुत फेमस रहा है साइबेरियन क्रेन के लिए। और इस अभ्यारण्य में लास्ट बार जब साइबेरियन क्रेन कब देखे गए थे, 2001-2 में अंतिम बार 2 सारस देखे गए थे, उसके बाद आए ही नहीं। यानी आज 2022 हो गई है और 2001-2 में लास्ट बार देखे गए थे साइबेरियन क्रेन। 20-22 साल हो गए हैं और साइबेरियन क्रेन यहां आ ही नहीं रहे हैं। अतः बार बार यहां पर चेतावनी दी जा रही है यूनेस्को द्वारा कि भैया आप अपने लेवल को सुधार लीजिए और नहीं तो हम इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर के दर्जे से हटा देंगे। तो इसका कारण भी आप जान सकते हैं क्यों हटा देंगे। अगर बात करें ऑपरेशन राजहंस, इन सारसों को वापस लाने के लिए इस अभ्यारण्य में 2005 में एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम ऑपरेशन राजहंस था, लेकिन वो भी विफल रहा और अंतोगत्वा साइबेरियन क्रेन रूठ गए यहां से। एक बहुत अच्छा फैक्ट यहां देखने को मिलता है, मुगल सम्राट जहांगीर के चित्रकार उस्ताद मंसूर ने साइबेरियन सारस का पहला चित्र बनाया था। यानी जहांगीर के चित्रकार ने चित्र भी बनाया। इन साइबेरियन सारस का पहला चित्र किस चित्रकार ने बनाया? वो थे उस्ताद मंसूर, जो कि जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकारों में जाने जाते हैं। तो साइबेरियन सारस से इतने सारे फैक्ट यहां आपको देखने को मिलते हैं। और इस अभ्यारण्य के बारे में जानकारियां देखें। आप जानते हैं कि एक है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल में 3 ट्रायंगल यानी 3। अगर कोई पर्यटक आता है दिल्ली तो वो आगरा भी जाता है और वो जयपुर भी आता है, अतः ये गोल्डन ट्रायंगल कहलाता है। और भरतपुर, जब आप आगरा से जयपुर आएंगे तो बीच में भरतपुर पड़ता है। तो सुनहरा त्रिकोण पर यह अभ्यारण्य स्थित है। अच्छा प्रश्न है। इस अभ्यारण्य के मध्य में केवलादेव महादेव का मंदिर है, अतः जो अभ्यारण्य का सेंटर है वहां एक भोलेनाथ का मंदिर है और नाम भी केवलादेव महादेव है, अतः एक मंदिर भी केवलादेव के नाम पर स्थित है। बहुत प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक रहे जो मूलतः यूपी के थे, उनकी कर्मस्थली यह अभ्यारण्य रहा है। अतः पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की कर्मस्थली किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? वह केवलादेव या घना पक्षी विहार है। और यहां पर पक्षियों पर शोध कार्य किए जाते हैं क्योंकि बहुत सारे पक्षियों की प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। अतः यहां पर सालिम अली के नाम पर ही सालिम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना भी तो की गई है। तो जाना जाता है सालिम अली के लिए यह अभ्यारण्य। सालिम अली ने यहां रहकर अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया और पक्षियों पर शोध कार्य किए, इसीलिए तो डेडिकेट किया गया है उन्हें सालिम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर के नाम से। तो आपने आज केवलादेव के बारे में बहुत सारी जानकारियां ली। मुझे लगता है आपको ये जानकारियां बड़ी पसंद आएंगी। एग्जाम ओरिएंटेड थी, अंत तो है नहीं, जीके का कभी अंत ही नहीं होता है। हमारा गुरु चौहान यूट्यूब चैनल है और हमारा द्रोण ऐप है। द्रोण ऐप में बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारी किताबें हमने तैयार की हैं। हमारे ये सारे द्रोण ऐप में उपलब्ध कोर्सेज हैं जो आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं, आप इन्हें देखिए। बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज, बहुत अच्छे विषय विशेषज्ञों के माध्यम से हमने तैयार किए हैं। और द्रोण ऐप में हमने ई बुक्स भी डाल रखी हैं। बहुत सारी किताबें हमने बहुत सस्ती और अच्छी उनकी पीडीएफ उपलब्ध है। तो अगर आप द्रोण ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उसमें कुछ निशुल्क पुस्तकें भी हमने आपके लिए दे रखी हैं, तो आप निशुल्क पुस्तकें पढ़ने का भी मजा ले सकते हैं। और कोर्सेज देखिए, किताबें देखिए, अगर आपको लगता है ये आपकी काम की हैं तो आप बाई भी कर सकते हैं। तो द्रोण ऐप विद्यार्थी हित में क्रांति की ओर अग्रसर है, हमने आप लोगों के लिए बनाया है। गुरु चौहान जी के यूट्यूब चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहिए और नित्य नए नए प्रयोग मैं आपके लिए करता रहता हूं और आप उसका एंजॉय कीजिए, पढ़ने का मजा लीजिए और नित्य नई जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त कीजिए। आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय हिंद साथियों।